नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें। इससे जो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और जो फैक्ट्स आपको बताती हूँ क्लास के दौरान, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान, तो उस पॉइंट को साथ में नोट डाउन करते हुए चला करिए। क्योंकि पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड की ही जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन कभी कोई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होती है जो पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, उन्हें मैं क्लास के दौरान आपको बताती हूँ। तो इसलिए आप उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। और साथ ही साथ रिवीजन, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग का रिवीजन भी चल रहा होगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर आपको मिलता रहेगा और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये लोसार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस केंद्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य में। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शंस दिख रहा है और वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज डी, लद्दाख में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लोसार महोत्सव। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है लद्दाख में हर साल दोस्तों इस लोसार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक सामाजिक त्योहार है लोसार। ठीक है, लद्दाख का ध्यान रखिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। और इसका जो आयोजन शुरू किया जाता है वो 25 दिसंबर से शुरू किया जाता है। ठीक है, और ये मनाया जाता है अगले 15 तारीख तक, मतलब 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। बेसिकली ये जो त्योहार है ये सर्दियों में मनाया जाने वाला त्योहार है और ये लद्दाखियों, जो लद्दाख के निवासी हैं, उनके लिए ये नए वर्ष को चिन्हित करता है। तो यानी कि आज से ही देखा जाए तो इस त्योहार को मनाने के साथ ही लद्दाख के लोगों का नया वर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, इस त्योहार के दौरान बहुत सारे जो है आयोजन किए जाते हैं, बहुत सारे भोज वगैरह आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग वहाँ पे बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो बौद्ध भगवान और देवी की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और साथ ही साथ लोग आई बैसाखी की सूर्य और चंद्रमा के सम्मान में नृत्य और गायन भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आयोजित की जाती है इस लोसार त्योहार के दौरान। देखिए, महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न की भी हाल फिलहाल में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया गया, वो त्योहार महोत्सव मनाया गया कहाँ पे, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा। एक तरफ तो आपको यहाँ पे महोत्सव का नाम दे देगा, ठीक है, और एक तरफ आपको दे देगा राज्य का नाम। ठीक है, और कह देगा कि भैया मैच द फॉलोइंग लगा लीजिए। तो जो भी होगा आप अपना मैच द फॉलोइंग करके ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो है प्रश्न एक फिक्स रहते हैं आपके एग्जाम में। आते हैं अगले प्रश्न पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये देखा जाए पुष्प कमल दहल जो भी हाल फिलहाल में किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, वो क्या है, देखिए भारत का पड़ोसी देश कौन है, नेपाल। नेपाल में भी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था और आप मुझे बताइए कि कौन एक तरीके से इस इलेक्शन की देखरेख करने के लिए जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आमंत्रित किया गया था। तो कौन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसी इलेक्शन में देखा जाए तो वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे अभी तक, वो भी विजयी हुए थे, लेकिन इन्होंने पुष्कर कमल दहल प्रचंड ने गठबंधन बनाया कुछ जो है पार्टी से और अपनी सरकार बनाई। तो वहां के जो नेपाल की जो इस समय प्रधान राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने जो है पुष्प कमल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और इसी के साथ साथ जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरी बार इनका कार्यकाल होगा, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर। और इनकी अगर पार्टी की बात किया जाए दोस्तों, तो माओवादी जो है, माओवादी सेंटर पार्टी के ये प्रमुख है पुष्प कमल जी। और इन्होंने देखिए किसको अब 10 एक तरीके से किनके स्थान पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो शेर बहादुर देउबा, जो कि इसके पहले वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका स्थान लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये भी बात किया था कि इस पार्टी में ये जीते थे इस बार के इलेक्शन में, लेकिन इन्होंने गठबंधन करके और अपनी जो है सत्ता स्थापित की है पुष्प कमल दहल पार्टी, माओवादी सेंटर पार्टी। ठीक है, और इन्होंने नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख रहे हैं
जिनका नाम है शेर बहादुर देओबा, उनका स्थान इन्होंने लिया है। नेपाल की दोस्तों बात कर लिए, भारत का ये पड़ोसी देश है और बफर स्टेट की तरह कार्य करता है नेपाल किसके, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, आज देखिए मैंने मैप नहीं लगाया, मैं भी देखो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं कि मैं बार बार आप लोग के सामने चिल्लाती रहती हूँ भाई एटलस ले लो। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो करंट के तो आपके सामने नेशनल यानी कि इंडिया का मैप होना चाहिए, जो स्टेट पढ़ रहे हो उनके बारे में, इंटरनेशनल कोई न्यूज देख रहे हो किस देश से किस कंट्री से रिलेटेड है उसके बारे में, उसकी लोकेशन सब आप देखो। आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलस खोल करके नेपाल के बारे में देखेंगे, नेपाल कौन कौन से जो है सीमा भारत में साझा करता है। ठीक है, आप ये मुझे बताएंगे। और जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पे हम बात करेंगे किस जिले से सर्वाधिक जो है सीमा साझा करता है, कई बार ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है इस तरह के। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, आप मुझे ये बताइए। और साथ ही साथ देखिए किससे किससे अपनी सीमा को नेपाल साझा करता है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज आप नेपाल के बारे में देखेंगे। चलिए कैपिटल मैं ही बता देती हूँ, काठमांडू इसकी कैपिटल है। नेपाली रुपया जो है यहाँ की करेंसी है और यहाँ की संसद को संघीय संसद के नाम से जानते हैं। और यहाँ के अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जो अध्यक्ष कही जाती है। ठीक है, तो ये नेपाल से रिलेटेड चीजें रही हैं और नेपाल लगातार चर्चा में रहा है, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो उस राज्य का जो पर्यटन क्षेत्र था उसको उद्योग का जो है दर्जा दिया गया है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, किस कार्य से, निवेश को आकर्षित करने के लिए। जब वो उद्योग रहेगा, इंडस्ट्री का दर्जा उसको मिलेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ही होगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो कार्य किया गया है वो असम, ठीक है, असम की सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ की असम की कैबिनेट है उनका लक्ष्य क्या था कि भाई उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो वहाँ का जितना भी क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र, उसमें इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगी दोस्तों तो रोजगार का सृजन होगा, है ना, कंपनियों का स्थापना होगी, तो वहां पे लोगों को क्या किया जाएगा, नौकरी मिलेगी, लोगों की आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था, मतलब शिक्षा क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से ओवरऑल ग्रोथ उस पूरे स्टेट की होगी निवेश आकर्षित करके। ठीक है, निवेश के आकर्षण और साथ ही साथ रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से असम कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि असम राज्य में जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र को क्या किया जाएगा, उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रस्ताव स्थापित किया था जिसको इसकी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इस मंजूरी के साथ देखा जाए राज्य में जो रेसिंद्रा यानी कि रेस्टोरेंट जो होंगे, कैफेटेरिया होंगे, वहां के जो हेल्थ क्लब है, जो स्पा पार्लर वगैरह भी स्पा होते हैं, वेलनेस सेंटर जो है इत्यादि औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन के पात्र होंगे। तो एक तरीके से देखिए ये क्या है, एक तरीके से टूरिस्ट जब कहीं पे भी जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, होटल होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए जहां बैठ करके कॉफी पिए और वहां के मतलब नजारों का एंजॉय करें, कुछ ऐसा ही होता है ना। आप लोग तो काफी जाते वाते होंगे, क्यों, हेल्थ क्लब होना चाहिए, स्पा होना चाहिए, भाई जाए मसाज ले, है ना, काफी ये सारी चीजें, स्पा थेरेपी, वेलनेस सेंटर होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें क्या है वहां के एक तरीके से औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। और जब ये सारी चीजें वहां पे होंगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, वहां का टूरिस्ट सेक्टर भी बढ़ेगा, टूरिस्टों को वो आकर्षित कर पाएंगे। सरकार का ये भरोसा भी है कि ऐसा कदम जो है असम में क्या करेगा, सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। वहां के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। तो पर्यटन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं वहां पे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये एक तरीके से रोजगार का सृजन करेगा, उनकी आय स्तर को ये बढ़ाएगा, ये प्रस्ताव, ये नीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया। तो भैया आईपीएल की जो नीलामी हुई है अभी हाल फिलहाल में आईपीएल 2023 में, और अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी की जो नीलामी हुई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर क्या करिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शंस देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए सैम कुरेन, क्रिस मॉरिस, कैमरून ग्रीन, हैरी ब्रुक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैम कुरेन जो है वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते। देखिए इनकी नीलामी कितने करोड़ में हुई है, लाख नहीं करोड़ में। और ये देखा जाए ये इंग्लैंड के हैं और बहुत ही युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये, इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैम कुरेन। और इन्होंने देखा जाए इंडियन प्रीमियम लीग जो की नीलामी हुई है, आईपीएल की जो नीलामी हुई है 2023 की, उसके इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये देखा जाए पंजाब किंग्स
किंग्स ने इनको खरीदा है कितने में लगा करके, बोली लगा करके 18.5 करोड़ रुपए, अगर मिलियन में देखिए तो 2.23 मिलियन डॉलर की बोली लगा करके खरीदा। तो पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेंगे। सैम कुरैन जो कि इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें सैम कुरैन की, तो इन्होंने 13 विकेट लेने के बाद T20 विश्व कप 2022 टूर्नामेंट पुरस्कार में अपना पुरस्कार के रूप में इनको चुना गया था। और आईपीएल की बात करें दोस्तों, आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे पहली बार इतनी ज्यादा बोली लगी थी। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस, उनकी बोली लगी थी। इनको राजस्थान रॉयल ने खरीदा था, मतलब 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। इन्होंने तो डायरेक्ट 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। इसके पहले क्रिस मॉरिस की बोली लगी थी, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के वो थे। आईपीएल में फिलहाल देखा जाए दोस्तों कितनी टीमें हैं, 8 टीमें, ठीक है। 8 टीमें जो खेल रही है, देखिए 2 टीमें तो अभी पिछले ही साल बनी थी, है ना। एक तो आपकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा लखनऊ सुपर जॉइंट बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें कौन कौन, चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लखनऊ सुपर जॉइंट की 2 टीमें नई बनी थी, इसके पहले 6 टीमें थी। कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद। ये जो है 8 टीमें हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो नीलामी हुई है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, किस देश से रिलेटेड है, किसने खरीदा, किस आईपीएल टीम से ही संबंधित है, ये प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट परिसर का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में किया गया है। तो जो देखा जाए भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक समिति का गठन किया है। किसके यहाँ पे समिति यहाँ पे किसके लिए भाई, सुप्रीम कोर्ट परिसर का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पे देखा जाए ये जो समिति है वो किस किस दिशा में जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, तो ध्यान रखेगा सुगमता ऑडिट, विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के परिणाम और पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में सिफारिशें और प्रस्ताव पर एक जो है ये रिपोर्ट तैयार करेगी। इस समिति के अन्य सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे जो है डॉक्टर संजय जैन, शक्ति मिश्रा, ठीक है, वी श्रीधर रेड्डी और नीलेश सिंगती जो है इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं। इस समिति के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये सिर्फ ना सिर्फ भौतिकी पक्ष की तरफ ध्यान रखी, बल्कि भौतिक के साथ साथ तकनीकी दोनों ही पक्षों, दोनों के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करेगी, ठीक है। तो ये जो है कमेटी वगैरह आपसे पूछी जाती है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है ये भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट परिसर का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है, केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो दोस्तों किया गया है केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी देखा जाए जो केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। राइट टू रिपेयर पोर्टल बेसिकली ये जो पोर्टल है वो क्या काम करेगा, सबसे पहली बात तो राइट टू पोर्टल जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को ग्राहकों के साथ उत्पाद वितरण के मैनुअल को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ताकि वे मूल मैन्युफैक्चरर पर निर्भर रहने की बजाय या तो स्वयं या तो तीसरे पक्ष से उत्पाद की मरम्मत कर सकेंगे। देखिए बेसिकली आपके पास क्या होगा, राइट टू रिपेयर का मतलब क्या होगा, देखिए आप कोई भी जो ग्राहक होते हैं, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल अगर टूट गया हो, ठीक है, मतलब आपके जो उत्पाद टूट गए हो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो उनकी मरम्मत करने के लिए आप या तो प्रोडक्ट बनाने वाले के या फिर उसके द्वारा जो कुछ भी ऑथराइज्ड किया गया व्यक्ति हो, अधिकृत किया गया व्यक्ति हो, उसके पास जाते हैं, ठीक है। तो उसके पास जाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं उसकी मरम्मत कराने के लिए, या तो कई बार जैसे मोबाइल का कोई पार्ट है वो मिल ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है वो जो कंज्यूमर है वो बेचारा सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो
ये जो पोर्टल लाया गया इसमें ये कि आप कहीं और जाएं, मतलब उस मैन्युफैक्चरर्स पे निर्भर रहने की बजाय, या फिर क्या करें आप इसके मतलब क्या करें, या तो स्वयं ही उसकी मरम्मत कर लीजिए, ठीक है, या फिर क्या करें, या जो कुछ भी जो तीसरा पक्ष है इस उत्पाद की मरम्मत कर सके, ठीक है, ऐसी चीज के लिए ये पोर्टल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। एक तरीके से ये जो मनमाना करते हैं ना ये मैन्युफैक्चरर्स, उनकी मनमाने को कम करने के लिए, उन पर निर्भरता कम करने के लिए, वो जो मनमाने वसूल करते हैं जो पैसे चार्ज करते हैं किसी भी चीज को, पार्ट को बदलने, है ना, कई बार हमें उस पार्ट का नहीं मिलने की वजह से डिले हो जाता है हमारा सामान मैन्युफैक्चर होने में, रिपेयर होने में। इन सारी चीजों को, इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल क्या किया गया है, बनाया गया है कि आपकी दूसरे पे निर्भरता कम रहे उस मैन्युफैक्चरर्स पे, बल्कि आप या तो स्वयं बना लीजिए या तो कोई ऐसा तीसरा पक्ष है जो उस उत्पाद की मरम्मत कर सके। यही है राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है। शुरुआत में देखा जाए दोस्तों तो पोर्टल पर क्या क्या होगा, मोबाइल फोन बिगड़ गया हो तो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, खेती के उपकरण को कवर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में इन सारी चीजों को कवर किया जाएगा, आगे चल करके पोर्टल का जो है और भी क्षेत्र विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुशासन दिवस 2022 कब मनाया गया। तो देखिए गुड गवर्नेंस डे मनाया गया है, ये मनाया गया है दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया गया है। तो यहाँ पे 2014 से, ध्यान रखिएगा 2014 से हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और ठीक है, ध्यान रखिएगा इस साल भी मनाया गया। और ये जो देश के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का, तो ये सुशासन के माध्यम से, मतलब गुड गवर्नेंस के माध्यम से जितने भी विभिन्न जो सरकारी कार्यक्रम है और जो सेवाएं हैं उनको क्या करना, उनकी पहुंच जनता तक बढ़ाना, ठीक है। वो जनता तक बहुत बढ़ सके, जो भी सरकारी कार्यक्रम है, जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की, वो आम जनता तक पहुंच सके, यही क्या है गुड गवर्नेंस, है ना। और ये मनाया जाता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। इनर लाइन परमिट यानी कि देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रवेश करने के लिए आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी, परमिशन लेने की। वही क्या है, इनर लाइन। एक लाइन है जिसको पार करने के लिए उस राज्य से आपको परमिशन लेनी है। और इसके लिए एक सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है कि आप उसी से पोर्टल से जाकर के इस परमिट को आप ले सके। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ध्यान रखिएगा, उन्होंने उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। तो ये पोर्टल है, इनर लाइन परमिट सिस्टम तो बहुत पहले से था, ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस परमिट में देखा जाए, जो ये इनर लाइन परमिट प्राप्त करने के लिए बाहर से आने वालों की सुविधाओं के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल का अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया गया। तो ये अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। तो जिन लोगों को भी मतलब इस पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको मणिपुर जाना है, वहां पे इनर लाइन परमिट जो है सिस्टम है, तो आप क्या करेंगे, पोर्टल पे जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको क्या मिलेगा, परमिट मिलेगी, ठीक है। तो इस पोर्टल में जो है, यह पोर्टल बेसिकली मणिपुर के जो उपयोक्ताओं और श्रम आयुक्तों के लिए खोला गया है। तो जो अस्थायी रूप से रहेंगे, वो देखा जाए परमिट जो होगी वो अस्थायी रूप से 30 दिनों के लिए होगी। जो नियमित परमिट चाहते हैं वो 3 महीने के लिए होंगे। और जो लेबर परमिट, जो हम मजदूरी करने के लिए परमिट चाहते हैं, वो क्या होंगे, 1 साल के लिए, ठीक है। परमानेंट वहां पे जमीन वगैरह खरीदने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इस राज्य की दोस्तों बात किया जाए तो जो वहां के स्थानीय, इससे ये जो परमिट सिस्टम है उससे क्या होगा, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों की आबादी को बचाने के महत्व को देखते हुए, वहां पे देखिए जनजातीय लोग हैं, बहुत ट्राइब्स है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, तो उस सबको संरक्षित करने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया था। वैसे तो ये अंग्रेजों के समय सिस्टम लागू किया गया था, अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ये सिस्टम बनाया था, आगे जाकर के ये इन लोग के लिए हुआ। और इस पोर्टल की मदद से देखा जाए, जो इनर लाइन परमिट से क्या होगा, देखिए डुप्लीकेटी बचेगी, धोखाधड़ी पर लगाम होगा, कोई भी ऐसा फेक परमिट जो है बना करके उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा जहां की वहां की जो है जनानकी क्षेत्रों को प्रभावित कर सके। तो इस कारण से जो है ये एक तरीके से ये ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को बनाया गया है। अगर हम देखें इस समय इनर लाइन परमिट, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के इन इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। और अगर हम इनर लाइन परमिट की भी बात कर ले थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के, तो बेसिकली ये जो इनर लाइन परमिट होती है, ठीक है, एक तरीके से ये जो परमिट
परमिशन होती है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो भी वो राज्य होगा उसी के द्वारा दिया जाएगा, ये केंद्र के द्वारा नहीं। केंद्र बोल रहा है नहीं भैया जाओ, जिस राज्य में आपको प्रवेश करना है जहां पे ये सिस्टम लागू है वहां के राज्य सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और ये एक तरीके का अपने आप में क्या है, आधिकारिक दस्तावेज है, ठीक है। तो जितने भी जो भारतीय नागरिक हैं वो एक विशिष्ट एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाने के लिए क्या करना होगा, उन्हें इनर लाइन परमिट के तहत राज्य के जो है राज्य में प्रवेश की अनुमति लेनी होगी। राज्य से पूछना होगा भैया मैं अंदर आ सकता हूँ, राज्य में आ सकता हूँ इसमें, तो अगर राज्य ने आपको परमिट दे दी इनर लाइन परमिट तो आप मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्यों में जा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि आज जाके वहां जमीन खरीदने लगे, अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस नियम को देखा जाए इनर लाइन परमिट नियम को, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो आया था 1873 उसी के तहत ये मान्य है। और इसमें देखा जाए इस रेगुलेशन एक्ट की जो धारा 2 है उसके संबंध में अन्य राज्यों के निवासी जितने भी जो अन्य राज्य जो देश के शेष राज्य हैं, कुछ राज्यों को छोड़ करके, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उस समय देखिए 3 राज्य थे, उनमें प्रवेश करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता उन्हें होगी। इनर लाइन परमिट प्रणाली की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य देखा जाए तो जितने भी वहां के स्थानीय लोग हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो नागालैंड के लोग हैं, जो मिजोरम, जो मणिपुर के लोग हैं, उनको क्या होगा, उनके जो जनजातीय समुदाय है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको सुरक्षा देना, उनकी संस्कृति, उनके जो कल्चर है उनको क्या करना, उनकी रक्षा करना, ठीक है। इससे क्या जितने भी अन्य भारतीयों को इन 3 राज्यों में अस्थायी निवास जो है बनाने की अनुमति नहीं देना, ठीक है। तो एक तरीके से वो दूसरे आकर के वहां बस जाए, वो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति बढ़ावा देने लगे और फिर इनकी संस्कृति को समाप्त करने लगेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई भी नहीं वहां जाकर के अस्थायी निवासी नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाएगा जब तक उसको परमिट मिली है। और ये जो है ध्यान रखिएगा किसके तहत इसको मान्यता मिली है, मान्य है, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। किस कंपनी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार जीता है? तो ये भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ये पुरस्कार जो जीता है वो जीता है NHPC लिमिटेड ने जीता है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भारत सरकार की स्वामित्व यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व की कंपनी है ये NHPC। फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसी ने देखा जाए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार इसने जीता है। इससे देखा जाए ये जो पुरस्कार जीता है एक इवेंट हुआ था 15वें इंफ्रिया जो है अवार्ड्स के समारोह में यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को जो कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं NHPC कंपनी के, जिनका नाम है श्री US शाही, इन्होंने जो है इस कंपनी के बिहाफ पे इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी देखिए ये मिनी रत्न कंपनी है NHPC, ठीक है। और ये एक अनुसूचित ए मिनी रत्न सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट की है ये। इसकी स्थापना दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1975 में किया गया था, 1975 में। मुख्यालय की बात की जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है इसका मुख्यालय है। NHPC लिमिटेड के बारे में अगर वर्तमान में इसकी क्षमता के बारे में देखा जाए तो ये 24 पावर स्टेशन से 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है इसके पास, ठीक है। और इसमें वर्तमान में जो कि NHPC वर्तमान में कुल 7539 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की 11वीं परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई, ठीक है। तो ये इस समय इसकी इंस्टॉलेशन बेस है इसके पास 24 पावर स्टेशनों से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने बात किया मिनी रत्न कंपनी, आप मुझे बताइए महारत्न कंपनियां कितनी है? नाम मत बताइए, संख्या बताइए, महारत्न कंपनी कितनी है? और अभी इन सालों में, ठीक है, मैं ये तुरंत का नहीं कहूंगी, 1-2 सालों के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जो महारत्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है, आप मुझे बताएं, इनकी संख्या बताएं। महारत्न कंपनी पूछा जाता है, जितनी भी है वो सभी याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनियां वो नाम आपको याद होना चाहिए। मुझे आप बताइए कि अभी इन कुल सालों में मतलब आखिरी जो है मिनी रत्न कंपनी कौन सी बनी थी, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट MCQ है।
यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है आपने बेथ मिड ने, ठीक है, बेथ मिड ने जीता है। इनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं। तो इन्होंने देखिए दिसंबर में जो है 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित इनको किया गया बेथ मिड को। और इन्होंने जो ये पुरस्कार जीता है, क्यों जीता है? तो इन्होंने स्कोर किया था, शीर्ष स्कोर किया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और यूरो 2022 में इन्होंने शीर्ष स्कोर किया है, जिसलिए इनको ये पुरस्कार, ये पर्सनालिटी, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बैडमिंटन की बात करें तो इन्होंने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली मेजर वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर है बेन स्टोक्स, वो दूसरे स्थान पे, और शीतकालीन ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन ईवी मुरहेट तीसरे स्थान पे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें बैडमिंटन के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई को हुआ था, 1995 में हुआ था। और यह एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर है, और ये महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती है, ठीक है। इंग्लैंड से ये खेलती हैं, और ध्यान रखिएगा बैडमिंटन, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 24 दिसंबर को। और अगर मैं आपसे यही पूछ दूं, यहाँ पे राष्ट्रीय हटा दूं और मैं पूछ दूं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वही देखा जाए, फोर्ब्स ने देखिए जारी किया है दुनिया के जो शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी, उसमें देखा जाए जो एक महिला एथलीट, भारत की महिला एथलीट है, जिनको इस सबसे शीर्ष 25 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी में शामिल किया गया है 2022 की सूची में। कौन भाई? ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, इनका 12वां स्थान रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड मैनेजमेंट ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। किसे दोस्तों? शमशेर सिंह को किया है। और अभी हाल फिलहाल में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है 2021-22 के लिए दो लोगों ने, तो सुदीप सेन और सोमन कुमार, ठीक है, सोमना कुमार महिला है ये। इन्होंने जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। हाल ही में यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज आ गई, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? बैडमिंटन फुटबॉल खिलाड़ी है ये, इंग्लैंड से खेलती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ, और हम लोगों ने चीजें डिस्कस किया। बहुत ही जो है आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस की, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है सेशन के दौरान उसका आप मुझे जवाब दीजिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।